नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। नॉर्मल केसेस में देखा जाए 2020 में बहुत सारे लोगों के लिए ये दिन बस एक नॉर्मल छुट्टी की तरह होगा। घर पे सोएंगे, ऑफिस नहीं जाना है। लेकिन फिर भी एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, और खासकर आप लोग जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मैं जिसने कभी किसी पॉइंट पे की थी, हम लोग को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोगों को ये इंडिपेंडेंस कितनी मुश्किल से मिली है और इसके जो मूल प्रिंसिपल्स हैं और देश को यूनाइटेड रखने की जो सोच है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो चलिए इसके साथ अपने एडिटोरियल डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑथर है उसने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है फॉरेन पॉलिसी का, यानी लोग क्या सोचते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में और एक्चुअली में फॉरेन पॉलिसी में होता क्या है लीडरशिप के लेवल पे, ये बातें बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनेट ऑम्बुड्समैन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो की बात की गई है, बिग डाटा की बात की गई है, कैसे डाटा का प्रयोग करके, इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वो अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे इस चीज को रेगुलेट किया जा सकता है, इसके बारे में बातचीत करी गई है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। पुट्टू स्वामी जजमेंट केस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका टॉकिंग टफ, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुवैया। मैंने इसको पहले भी अपने एडिटोरियल्स में डिस्कस किया है। छोटा सा रेफरेंस में दूंगा आपको, 4 मिनट की वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा, 30 जून 2020 के एडिटोरियल की। अगर आपने नहीं देखी है तो वैसे बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट स्टैंड है एनएससीएन का, जो कि नागालैंड में ऑपरेट करता है, और एनएससीएन के अलावा नागालैंड में जो भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो, चाहे वो दूसरे नेशनलिस्टिक ग्रुप्स हो, वो क्या बोल रहे हैं। आर एन रवि जी जो कि गवर्नर हैं और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं नागालैंड में, वो क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं इन चीजों में हम लोग। और नेक्स्ट आर्टिकल लिमिटेड पीस। यहां पे देखिए यूएई और इजराइल के बीच में एक डील हुई है और यूएई ने कहा है कि अब हम इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने का मतलब क्या हो गया कि भाई अब इजराइल को एज अ सेपरेट स्टेट, एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाएगा यूएई के द्वारा। जो अरब वर्ल्ड है वो इजराइल को एज अ सेपरेट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। गल्फ में पहली कंट्री होगी यूएई जो कि इजराइल को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करेगी। क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है दोस्तों। सऊदी अरेबिया ने पहले ये कोशिश की थी कि इजराइल के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप शुरू किए जाएं ऑन वन कंडीशन कि वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन की टेरिटरी पे कब्जा कर रखा है इजराइल ने वो छोड़ दे। इजराइल ने उसको छोड़ा नहीं। अभी के लिए यूएई ने बोला है ये जो आपका प्लान्ड एनेक्सेशन का प्लान है, जिसके बारे में मैंने पहले एडिटोरियल में डिस्कस किया था, आप उसको ड्रॉप कर दो। आपने जो टेरिटरी हथियार रखी है वो आप हथियार रखो, तो हमारी और आपकी रिलेशन चलती रहेगी। तो यहां पे क्या क्या बातें चल रही हैं, कौन सी टेरिटरी की बात हो रही है, जो इजराइल की लोकेशन है, यूएई की लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इन सबको मैप्स पे देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल के आता है। यही 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों आज के, और इन 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गैप्स इन कास्टिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, की क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस। देखते हैं भाई क्या बोला गया इसमें। शुरुआत इसकी कैसे हो रही है। इंडिया के सामने जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, और उन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को अगर डोमेस्टिक चैलेंजेस से आप मिला दोगे तो हालत काफी खराब चल रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ क्या चल रहा है आपको पता है। नेपाल जो कि हमेशा से इंडिया पे डिपेंडेंट था बहुत सी चीजों में, वो अपने मैप को यूनिलैटरली चेंज कर रहा है। ईरान की चाइना के साथ अलायंस हो रही है, जिसके चलते चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन इंडिया के हाथ से निकल गई। फिर पाकिस्तान का जो स्टैंस है लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और कोविड-19 के चलते हमें पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, लॉकडाउन के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई इंडिया में। ये सब चीजें तो देखिए चल ही रही हैं। अब यहां पे अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो बहुत सारे लोग फॉरेन पॉलिसी के एंड पे थोड़े अचंभित हैं। खासकर जो इंडिया की जनता है वो फॉरेन पॉलिसी के फैक्टर पे थोड़ी सी अचंभित है। ऐसा अचंभित क्यों है? क्योंकि हमेशा से जो हमारी सरकारें हैं ना, फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में वो हमें फेरी टेल्स दिखाती रही हैं। और मैं अभी प्रेजेंट सरकार की नहीं, मैं इससे पहले की सरकार, जितनी भी सरकारें आज से पहले गई सबके बारे में बात कर रहा हूं।
वो एक फील गुड फैक्टर को लेके आती है। जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है रियल सिचुएशन, एक्चुअली में क्या हो रहा है। रियल सिचुएशन क्या है, ये या तो उस लीडरशिप को पता है जो कि हायर लेवल पे बैठी है, हमारे मिनिस्टर वगैरह, या उन इंटरलोक्यूटर्स को पता है जो बाहर की कंट्रीज के साथ सीधे सीधे निगोसिएशंस में इन्वॉल्व है। जैसे कि चाइना के साथ एलएसी में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वहां पे इंडिया और चाइना के मिलिट्री लीडर्स आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अब वो बातचीत क्या हो रही है, वो या तो उन मिलिट्री लीडर्स को पता है या फिर दिल्ली में जो हायर लेवल पे लोग बैठे हैं उनको पता है। नॉर्मल जनता को नहीं पता है। नॉर्मल जनता को क्या पता होता है, जो ऑफिशियल वर्जन सरकार देती है। हर ब्रांच का अपना एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है। नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स का अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं। और गवर्नमेंट जो भी ये रियल सिचुएशन पे बातचीत हुई होती है, उसको अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मोल्ड करके लोगों के सामने एक ऑफिशियल वर्जन लेके आती है। और ये जो ऑफिशियल वर्जन है, ये रियल सिचुएशन के जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद ये जो ऑफिशियल वर्जन आता है स्पोक्स पर्सन की तरफ से, उसको बहुत तरीके से मोल्ड किया जाता है, उसको बहुत तरीके से इन्फर किया जाता है। तो बहुत सारे चैनल्स है भैया, मीडिया चैनल्स पे लोग चिल्लाने लगते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट आके अपनी राय देने लगते हैं। वो जो एक्सपर्ट है ना, वो हमारे सामने रोजी पिक्चर रखते हैं। जनरल पब्लिक के सामने एक रोजी पिक्चर पहुंचती है फ्रेंडली प्रेस से कमेंटेटर्स। और ये जो फ्रेंडली प्रेस और कमेंटेटर्स है ना, दिस इज फ्रेंडली टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इस फ्रेंडली का मतलब फ्रेंडली टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो जो ऑफिशियल स्टैंड है उसको गवर्नमेंट फ्रेंडली करके लोगों के सामने एक रोजी पिक्चर बना के लेके आना कि हाँ भाई ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम ये फेरी टेल्स देखते हैं। ये फेरी टेल्स टूट जब जाती हैं जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए जिसको हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे कि चाइना का जो इनकर्जन हुआ है हमारी एलएसी पे, वो एक ऐसा इंसिडेंट है। गलवान वैली में जो क्लैशेस हुई थी, वो एक ऐसा इंसिडेंट है। क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि ये होने वाला है? स्पेशली लुकिंग एट द फैक्ट कि आप दो इवेंट्स को ध्यान दीजिए, वुहान स्पिरिट और चेन्नई कनेक्ट। वुहान स्पिरिट में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो वुहान गए थे, वहां पे जाके जी जिनपिंग से मिले थे। और चेन्नई कनेक्ट हुआ था ममलापुरम तमिलनाडु में, जहां जी जिनपिंग इंडिया आए थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के बातचीत करी। उस समय पे जिस तरीके से दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, इंथुजियाज्म दिखा रहे थे, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, कभी भी ये नहीं लगा था कि इन दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन अब देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो हमारी समझ के परे है। वो हमारी समझ के परे इसलिए है क्योंकि यही तीन रीजंस बताए गए कि एक्चुअली में वहां पे क्या बातचीत हुई और लोगों के सामने क्या आया, इसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। फिर ये जो चाइना ने अपने ट्रूप्स को इकट्ठा किया, अमास किया ऑन आवर साइड ऑफ द एलएसी, इसके बाद जब हमारे 20 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई और जब दुनिया देश के लोगों का दिमाग घूम गया, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लद्दाख गए और उन्होंने चाइनीज एक्शंस को एक्सपेंशनिस्ट बोला। तो एक तरफ देखिए कि कुछ ही सालों पहले दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे और अब एक्सपेंशनिस्ट हैं वो। और एक्सपेंशनिस्ट तो देखिए वो है ही। इंडिया को ये पता था कि देखिए हमें चाइना की इकोनॉमिकली जरूरत है तो अच्छे रिलेशंस बनते हैं। इंडिया अपनी तरफ से पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल था, बट चाइना कभी रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता क्योंकि वो एक टोटलिटेरियन रिजीम है। लेकिन यहां पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्लैशेस हुए, 20 सोल्जर्स की जाने गई, चाइना को भी समझ में आया कि भैया इंडिया के साथ फुल स्केल वॉर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। तो भैया डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होना शुरू हुआ। इस समय पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स चाइना की इस हरकत को हिमालयन ब्लंडर बोलने लगे। वो ये बोलने लगे कि चाइना ने इंडिया के एलएसी में घुस के बहुत बड़ी गलती कर दी है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने क्या दिखाया कि चाइना बैटल हार गया। मतलब अभी भी डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ नहीं है, वो हमारी साइड ऑफ द टेरिटरी पे आके बैठे हैं और हम अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई जनता को बेवकूफ बनाना। यहां पे जनता को एक फेरी टेल दिखाई जा रही है, एक स्टोरी दिखाई जा रही है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है और जनता उस स्टोरी को मान रही है। प्लस हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो स्टैंस है उसमें कुछ और कमियां यहां पे बताई जा रही हैं। जैसे कि 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा था, तो उस समय पे सोवियत यूनियन चाहता तो इंडिया की मदद कर सकता था, बट सोवियत यूनियन ने इंडिया की मदद करने से मना कर दिया। सोवियत यूनियन ने बोला कि भैया जो दो लोग लड़ रहे हैं वो एक मेरा भाई और एक मेरा दोस्त है, मैं कैसे इंटरफेयर करूं। और सोवियत यूनियन ने अपना पल्ला झाड़ दिया। ये सच बात है। इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 में सोवियत यूनियन की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं आई थी। तो ये जो हमारे देश के लोगों की सोच है कि भैया रशिया तो हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, रशिया तो हमारी हमेशा मदद करेगा, ये सोच गलत है।
बिल्कुल गलत है। और अभी के केस में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद भी रशिया की तरफ से चाइना के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं किया। मतलब फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में यू आर ऑन योर ओन। रशिया ने एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया इंडिया को, यू आर ऑन योर ओन। तो ये जो दिमाग में है लोगों की, भैया रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा दोस्त रहेगा, ये गलत है। ये अलग बात है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करोगे रशिया का तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में रशिया आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट करने वाला है नहीं। S-400 की डिलीवरी को ले लीजिए, क्या आपको लगता नहीं कि रशिया S-400 की डिलीवरी को हमें जल्दी दे सकता है? बट क्या जल्दी दे रहा है? नहीं दे रहा है। एक प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि चाइना को नाराज नहीं करना चाहता, बट अपने इक्विपमेंट्स तो वो इंडिया को बेचेगा ही। क्योंकि इक्विपमेंट्स बेचने तो रशिया को भी फॉरेन हेल्प मिल रही है ना, फॉरेन करेंसी मिल रही है। आप देखिए 60% ऑफ आवर आर्म्स सप्लाई, 60% जो हम अपना आर्म्स इंपोर्ट करते हैं पिछले कई सालों में, वो रशिया से कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उससे रशिया पैसे भी तो कमा रहा है, कोई एहसान तो ना कर रहा है हम पे। लेकिन अभी भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो सोच है वो काफी हद तक रशिया पे डिपेंडेंट है। चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 विजिट्स कर चुके हैं रशिया में, एक सोची में, एक व्लादिवोस्तोक में। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी रशिया गए थे, ओके, जब ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसके आसपास। लेकिन उसका कुछ खास फायदा निकल के आया नहीं, रशिया की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट निकल के आया नहीं। फिर आगे बात की जाए अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, देखिए कई डेकेड से ये बात हो रही है कि हाँ भाई, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला मिल भी जाएगी, अक्सर कर न्यूयॉर्क से या फ्रांस जैसी कंट्री से एक दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि हाँ भाई हम सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को इंटरनेशनल यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, वीटो पावर मिलेगी। बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशंस की जो ओवरऑल मेंबरशिप है उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए। इन 5 परमानेंट मेंबर में से एक मेंबर है चाइना। चाइना कभी भी इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं लेने देगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जो टोटल मेंबरशिप है वो तो ये चाहती है कि भैया ये जो परमानेंट मेंबरशिप वाली चीज है ये खत्म हो, ये जो वीटो पावर स्पेशली दे रखी है कंट्रीज को ये खत्म हो। तो यूनाइटेड नेशंस की टोटल मेंबरशिप 2/3 मेजोरिटी से कभी इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो बढ़े। और चाइना तो कभी इंडिया को आने ही नहीं देगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के अंदर। चाइना कभी नहीं आने देगा। जो टेररिस्ट हैं, जो खून खराबा करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, उनको तो बैन होने नहीं देता चाइना। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे आने देगा? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये चीज भी पॉइंट आउट की गई है कि ये जो कहा जाता है ना कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ऑफर हुई थी, ये बात बहुत हद तक झूठ है। ऐसा एक रिसेंटली फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है। अब देखिए क्या सच है क्या गलत है तो पता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने की बातचीत हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हुई थी। अब ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, हुई थी नहीं हुई थी हमें पता नहीं, आंसर्स में कहीं कोट मत करिएगा गलती से भी। तो कुल मिला के बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी में जो चीजें हमको दिखाई जाती हैं वो होने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन यानी सॉरी आज की डेट का जो रशिया है वो हमें सपोर्ट करे चाइना के अगेंस्ट जाके, ये होने वाला नहीं है। हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी वीटो पावर के साथ, ये होने वाला नहीं है। मतलब साफ साफ लिखा हुआ और ये बात बिल्कुल सच है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात की जाए, देखिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाने की बात की जा रही है इंडिया को, ये होने वाला नहीं है। ऑथर कह रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर अगर इंडिया को बना दिया जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा कि रशिया को नाटो का मेंबर बना दिया गया। नाटो एक मिलिट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और उसमें यूएस हेड पे है। वो बना था सोवियत यूनियन की बढ़ती पावर के अगेंस्ट में। उसी तरीके से जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप था दोस्तों, ये इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट, जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना 1974 में, उसके बाद बनाया था। यानी इंडिया एक न्यूक्लियर पावर ना बन जाए उसको कंटेन करने के लिए ये चीज लाई गई थी। तो जब इंडिया को कंटेन करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स बना तो इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की मेंबरशिप नहीं मिल सकती। इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से बस एक चीज मिल सकती थी, अनकंडीशनल वेवर। नॉन वेपन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए वेवर चाहिए था और वो वेवर हमको मिल चुका है। तो अब एनएसजी की मेंबरशिप के पीछे भागना बेवकूफी। फिर कुछ और बात कही जा रही है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल की आपने इस बात सुनी होगी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब इस पे बहुत सारी बात चल रही थी। ये बोला जा रहा था कि ये जो यूएस की और ये जो फ्रांस की कंपनीज आके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करती हैं, अगर ये इंडिया में आके न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रही हैं तो उस केस में
भाई अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट होता है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका नुकसान कौन उठाएगा? तो ये बोला गया कि उसका नुकसान जो सप्लायर है वो उठाएगा। बट कि ऑथर यहां ये बोलना चाह रहा है कि भाई अंदर से कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो चाहता ही नहीं कि ये प्लांट्स इंडिया में लगे। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में लगेंगे तो इंडिया के पास एक एज आ जाएगी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के नाम पे, और यूएस ये नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आए। अब ये जो व्यू पॉइंट था वो बिल क्लिंटन के समय में था, और आज की डेट में भी ये व्यू पॉइंट चल रहे हैं। तो भले ही यूएसए इंडिया का दोस्त बन रहा है, बट एक लिमिट से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को हो न्यूक्लियर फील्ड में या फिर डिफेंस फील्ड में, ये यूएसए नहीं चाहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो कुछ भी हम आम लोगों को सामने से दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, एक्चुअली में आधे से ज्यादा चीजें उसमें होती नहीं है। हमें एक फेरी टेल दिखाई जाती है और हम उस फेरी टेल को मान लेते हैं। ये सब बातें कहीं कहीं इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी नीड्स एन इंटरनेट ऑम्बुड्समैन, देयर मस्ट बी अ गेट कीपर टू बैलेंस एपेटाइट्स फॉर टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। तीन चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, और इंटरनेट ऑम्बुड्समैन की बात हो रही है, और डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अब यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ रिलेशनशिप है। किसका किसका ट्राइंगल है? एक तरफ भैया देश के लोग, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां, और तीसरी तरफ प्राइवेट या सरकारी कंपनियां, और तीसरी तरफ गवर्नमेंट। जब भी बिग डाटा की बात आती है, अब बात होती है कि भैया ये बिग डाटा क्या चीज है, इसको समझना जरूरी है। तो बिग डाटा को पहले देख लेते हैं। बिग डाटा होता है एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स दैट मे बी एनालाइज्ड कंप्यूटेशनली टू रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशंस, स्पेशली रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरैक्शंस। बिग डाटा मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट। लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या नहीं पसंद है, लोग सुबह क्या करना पसंद करते हैं, लोग शाम को क्या करना पसंद करते हैं, इस एज ग्रुप के आदमी को ये पसंद है, इस एज ग्रुप के आदमी को ये पसंद है, ये वाला आदमी इस समय पे यहां से यहां ट्रेवल कर सकता है तो इसको टिकट की जरूरत होगी। तो मतलब इस तरीके के पैटर्न्स को रीड करके कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करना, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना। तो बिग डाटा का कंट्रोल जिसके हाथ में है वो बहुत ताकतवर है, और बिग डाटा का कंट्रोल दो लोग करना चाहते हैं, एक तो प्राइवेट कंपनीज, एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अगर इस बार बिग डाटा का कंट्रोल कर लेती हैं, देखिए अगर गवर्नमेंट बिग डाटा का कंट्रोल कर लेगी तो बहुत चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा। गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किस समय पे क्या हो रहा है। इसके दो फैसेट्स हैं। अगर गवर्नमेंट के पास बिग डाटा का कंट्रोल जाता है तो गवर्नमेंट जो फिर जो निफारियस एक्टिविटीज है, जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स हो गया या उल्टी सीधी चीजें हो गई, कोई बैंक रॉबरी हो गई, इस तरीके की चीजों को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकती है, रोक सकती है। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट इन चीजों का प्रयोग लोगों को परेशान करने के लिए भी कर सकती है, लोगों की डाटा प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कर सकती है। वहीं पे प्राइवेट कंपनीज तो इस बिग डाटा को कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इस पे कुछ एड्स चल रहे होंगे, वो एड्स आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से चल रहे होंगे। जो चीजें आपने पहले देखी होंगी अपने सर्च में, उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से चल रहे होंगे। तो ये डाटा माइनिंग करते हैं ये प्राइवेट कंपनीज, गूगल जैसी कंपनीज, अमेजन जैसी कंपनीज, फेसबुक, एप्पल, ये कंपनीज डाटा माइनिंग करती हैं, और उस डाटा माइनिंग के बेसिस पे ये अपने प्रोडक्ट्स को रीओरिएंट करेंगे, अपनी मार्केटिंग को आपके सामने रखेंगे ताकि ये पैसा कमा सके। लेकिन बात यह है कि जब एक लिमिट के बाद इस डाटा का गलत तरीके से प्रयोग होने लगेगा तो एक इश्यू निकल के आता है। यहां पे दोस्तों एक टर्म है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज। ये जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज नाम का जो टर्म है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के अल गोर नाम के वाइस प्रेसिडेंट थे। जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे उस समय पे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट अल गोर इस शब्द को लेके आए थे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवेज। ये बात करता है भाई डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। जो डिजिटल नेटवर्क्स होते हैं, जो इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, इनकी बात करता है। ये बोला जा रहा है आज की दुनिया में जो ये इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, ये इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं और ये इतने ज्यादा जरूरी हो गए हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स इनको अब इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। गवर्नमेंट इनको इन्फ्लुएंस करने लगी, पॉलिटिकल पार्टी, सिटीजन्स इनको इन्फ्लुएंस करने लगे, और ये खतरनाक भी कभी कभी हो जाते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। जैसे यहां पे बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स को बैन किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसग्रेसिंग इंडियन सिक्योरिटी। बात यह है कि ये जब बात पता थी आपको कि ये इंडियन सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपने इनको इंडिया में अलाउ ही क्यों किया? क्या इनके लिए कोई सिक्योरिटी ऑडिट कराया आपने? क्या इनके लिए कोई प्राइवेसी ऑडिट कराया आपने? मतलब जब इनके चाइना के साथ आपका स्टैंड ऑफ हुआ तब आपने इनको बंद किया, बैन किया। मतलब आप एक रिएक्टिव बेसिस को अपना रहे हो। वहीं पे आप यूएसए में चले जाइए तो फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनीज के ऊपर तगड़ी स्क्रूटनी होती है डाटा माइनिंग को लेके।
कभी अगर आप YouTube पे कुछ वीडियोस देखी हो आपने यूएसए की, तो सुंदर पिचाई और मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस में बैठा के ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना भैया, हालत खराब कर देते हैं। उनकी कांग्रेशनल डिस्कशंस होते हैं, वहां पे मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई जा जाके बैठते हैं और भैया उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने डाटा माइनिंग की, मतलब प्रॉपर तरीके से भगभगाने लगते हैं सुंदर पिचाई और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग। तो वहां पे इन बिजनेसमैन के ऊपर इतनी स्क्रूटनी, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और इंडिया में क्या हो रहा है भाई, इंडिया में तो बिजनेसमैन को बिल्कुल सर पे चढ़ा के बैठे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई यही है, यही खुदा है। तो हमें सिक्योरिटी चेक्स के हिसाब से, ऑडिट चेक्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना चाहिए, खासकर डाटा प्राइवेसी की स्ट्रैटेजी को, ना कि एक रिएक्टिव बेसिस पे। अब यहां पे बात की गई सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बोल चुका है। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट कब बोला था? जस्टिस के.एस. पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। जस्टिस के.एस. पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया और बोला कि भाई देखिए, राइट टू प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी को आप एक फंडामेंटल राइट मत करिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला, तो उसके बाद यह भी बोला कि भाई देखिए, अगर सरकार को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल, उस केस में आप कुछ हद तक डाटा प्राइवेसी को वायलेट भी कर सकते हो। यानी प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत लेके आए सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डाटा प्राइवेसी और सोसाइटी के इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस बनाना है। मतलब कि अगर सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो कुछ हद तक तो आप डाटा प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हो, बट अगर कोई सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का पार्ट माना अंडर आर्टिकल 21। बट गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट एक एफिडेविट फाइल किया और गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए, डाटा प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। ये सब बातें हो रही हैं। अगर और बात देखी जाए जहां पे प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है, डाटा प्राइवेसी को, तो आधार एक्ट है। आधार एक्ट में ये बोला गया है, बहुत बातचीत हुई है पहले कि भाई ये प्राइवेसी को वायलेट करता है। आरोग्य सेतु ऐप रियल टाइम में आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है। हालांकि वो ये बताने के लिए ट्रैक करता है कि आप कितने कोविड-19 के यूजर से टच में आए, बट फिर भी वो आपकी लोकेशंस को ट्रैक कर रहा है, आपकी पूरी तरीके से आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। अब बात यह है कि जब प्राइवेसी को लेके इतने इश्यूज हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? सॉल्व करने के लिए आपके पास एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ऑन डाटा प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रॉब्लम यह है कि नेशनल पॉलिसी ऑन डाटा प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल्स अभी भी पूरी तरीके से आई नहीं है। लास्ट ईयर जो हमारा इंडियन साइबर सिक्योरिटी वॉच डॉग है CERT-in, उसने रिपोर्ट किया कि बहुत सारे फेसबुक और ट्विटर यूजर्स का जो डाटा है वो थर्ड पार्टी एप्स चुरा रही हैं। 1.3 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जो डिटेल्स थे वो लीक हो गए। तो इस तरीके की चीजें तो देखिए दोस्तों होती ही रहती हैं। ओके, कुल मिला के एंड में इंप्रेशन क्या निकल के आ रहा है? इंप्रेशन ये निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग द डाटा रेदर देन प्रोटेक्टिंग द डाटा। इसीलिए एक नेशनल पॉलिसी ऑन डाटा प्राइवेसी चाहिए। क्या नेशनल पॉलिसी एंड डाटा प्राइवेसी को लाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल कोशिश की गई दोस्तों। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में इसको एनविसेज किया गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में कंट्रोल पे ज्यादा फोकस है, सर्वेलेंस पे ज्यादा फोकस है। लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकें, लोगों के ऊपर सर्वेलेंस कर सकें, इस पे ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ डाटा पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है, प्राइवेसी को प्रमोट करने पे उतना ध्यान नहीं दिया गया है। और गवर्नमेंट को बहुत से एग्जेम्पशंस दिए गए, बहुत से एग्जेम्पशंस दिए गए गवर्नमेंट को, जहां पे गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल डाटा को प्रोसेस कर सकता है। फिर सेक्शन 35 ऑफ दिस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट को क्या आजादी देता है? अनफेटर्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा, निगेट्स द 3 टेस्ट, 3 टेस्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लेके आए थे। और इसी पुट्टुस्वामी वाले केस में बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। वहां पे 3 चीजों की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, लीगैलिटी, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आप किसी का डाटा ले रहे हो तो क्या लीगल बेसिस पे ले रहे हो, कितना जरूरी है उस डाटा को लेना, और किस हद तक जरूरी है, किस प्रपोर्शन तक जरूरी है, किस प्रपोर्शन तक आप किसी पर्सन की डिजिटल फ्रीडम को वायलेट कर सकते हो सोसाइटल बेनिफिट के लिए। इन 3 चीजों की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इन तीनों चीजों पे ध्यान नहीं दिया
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 ने, और इनको वायलेट किया। ये बिल ये भी बोलता है, इट अलाउज स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज टू प्रोसेस पर्सनल डाटा विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट एंड सच ब्रॉड एग्जेम्पशंस वुड ओनली ओपन द फ्लड गेट्स फॉर मिसयूज बट ऑल्सो रिड्यूस इंडियाज प्रोस्पेक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू बायलैटरल अरेंजमेंट्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेस। यानी लोगों का जो डाटा का, लोगों की जो इंफॉर्मेशन का प्रयोग है वो बिना किसी अनफेटर्ड रिस्ट्रिक्शन के गवर्नमेंट कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट इस तरीके के बिल को लेके आती है तो कोई फॉरेन कंट्री भी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगी किसी बायलैटरल एग्रीमेंट में। रीजन भी कि गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा ताकत है लोगों के पर्सनल डाटा को प्रयोग करने की। ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में बोली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो कुछ भी मैंने अभी आपको अंडरलाइन करके बनाया, जो मैंने आपको न्यूएंसेस बताए हैं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 के बारे में, इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काम आएंगे। पुट टू स्वामी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी डाटा प्रोटेक्शन पे बात आए ना, पुट टू स्वामी जजमेंट को जरूर कोट करना, ये जरूर बोलना आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द पुट टू स्वामी जजमेंट। पुट टू स्वामी जजमेंट को नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं टॉकिंग टफ। इस आर्टिकल को समझने के लिए दोस्तों 30 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन पे जाइए, और इस 30 जून 2020 के एडिटोरियल में मैंने दो चीजें डिस्कस की। एक तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया वाला इशू किया है, इश्यू को डिस्कस किया आखिरी के 5 मिनट में। ओके, उसके साथ साथ इजराइल ने जो प्लान्ड एनेक्सेशन किया था वेस्ट बैंक का, उसको भी डिस्कस किया है। उसका आर्टिकल अगला है। तो 30 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन पे जाके वो दो चीजें जरूर देख लीजिए। 10 मिनट या 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आपको पूरा इशू समझ में आ जाएगा। तो ये जो दो अभी एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप इनको कनेक्ट कर पाओगे। अभी रिसेंटली देखिए 2015 में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया के बीच में, और ये बात की गई थी कि एक नागा अकॉर्ड को फाइनलाइज किया जाएगा। हालांकि अभी नागा अकॉर्ड फाइनलाइज हुआ नहीं है। नागालैंड के जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि, सेंटर की तरफ से ये इंटरलोक्यूटर हैं, यही बातचीत कर रहे हैं नागालैंड के ग्रुप्स के साथ। लेकिन रिसेंटली आर.एन. रवि जी ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। आर.एन. रवि जी ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया है, ये भैया स्टेट के अंदर ब्लैटेंट एक्सटॉर्शन कर रहा है। देश के नियम कानून वहां पे लागू नहीं हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड्स भेजती है नागालैंड की सरकार को, इनको ये लोग हथिया लेते हैं, वो फंड्स लोगों तक पहुंचते नहीं है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन खतरे में है। ब्लैटेंट एक्सटॉर्शन कर रहे हैं ये एनएससीएन वाले। एनएससीएन वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, आप ब्लैटेंट एक्सटॉर्शन कैसे बोल सकते हो उसको। अच्छा, एक और बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया से बातचीत नहीं हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप से भी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सोसाइटी ग्रुप से भी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट से भी बात हो रही है। और इन सबको बात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव किसको बैठाया है? आर.एन. रवि जी। आर.एन. रवि जी काफी काबिल आदमी है, बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल करने। अभी आर.एन. रवि जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन स्टेटमेंट्स में ये बोला गया, मतलब कुछ नोटिफिकेशंस निकाले थे। आर.एन. रवि जी ने बोला कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट करोगे तो मेरी परमिशन के साथ करोगे। तो इस तरीके की जब कुछ बातें बोली गई तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अच्छी नहीं लगी और एनएससीएन आईएम को भी अच्छी नहीं लगी। एनएससीएन आईएम ने बोला है कि भैया इंटरनली हमें रूल करने की आजादी दी गई है। आर.एन. रवि बोल रहे हैं कि आपको इंटरनली रूल करने की आजादी दी गई है, लेकिन लोगों को परेशान करने की आजादी नहीं दी गई है। अब यहां पे कुछ व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ग्रेटर नागालिम चाहता है, और ग्रेटर नागालिम नागालैंड के बाहर निकल के मणिपुर में भी जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी जाता है, म्यांमार में भी जाता है। तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन ये सिर्फ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया का व्यू पॉइंट है। जो बाकी ग्रुप्स है नागालैंड में, जैसे कि एनएनपीजी हो गया, दूसरे जो सोशल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड नहीं कर रहे। वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें आप जो भी इंटरनल आजादी दे रहे हैं, इंटरनल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, वो स्टेट के अंदर ही दीजिए। लेकिन ये जो एनएससीएन आईएम वाले हैं वो अपना फ्लैग अलग मांग रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग मांग रहे हैं। बाकी जो एनएनपीजी हैं और जो बाकी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो ये सब चीजें नहीं मांग रहे। तो आप देखोगे कि एनएससीएन आईएम की मांग कुछ ज्यादा ही इम्प्रैक्टिकल हो रही है, लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं जैसे कि एनएनपीजी हो गया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो रहे, उनकी मांग थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। बात दोस्तों यहां पे ये है कि प्रॉपर तरीके से बातचीत करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए मिस्टर आर.एन. रवि जी को हटाने की बात कही गई है। आर.एन. रवि जी को हटाने की बात में भी ये बोला गया कि देखिए आर.एन. रवि जी जो स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इंटरफियर कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने क्या बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करनी तो आर.एन. रवि जी को हटाइए, किसी दूसरे को बैठाइए। लेकिन बाकी ग्रुप्स ऐसा नहीं बोल रहे। बाकी ग्रुप्स चाहते हैं कि मिस्टर आर.एन. रवि बात करें। तो बहुत वेराइंग आइडियोलॉजीज यहां पे निकल के आ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई
नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं बाकी ग्रुप सही है। RN रवि जी एक पीस अकॉर्ड को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पीस अकॉर्ड साइन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो डिमांड्स है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। उनको चाहिए ग्रेटर नागालैंड, उनको चाहिए अपना फ्लैग, उनको चाहिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें दी नहीं जा सकती। और खासकर आप सोचिए, ये जो नागालैंड नाम का स्टेट है, ये म्यांमार के बॉर्डर पे, कहीं ये चाइना के बॉर्डर पे होता तो कितनी प्रॉब्लम करता, इसका अंदाजा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आगे पीस अकॉर्ड साइन होता है नहीं होता है, ये तो देखिए अब समय पे ही पता चलेगा। यहां पे बता भी रखा है, The NNPG political parties and other civil society organizations also took exceptions to Governor stern letter that went beyond raising concerns over law and order. गवर्नर ने एक लेटर लिखा था और उसमें बोला गया था कि भैया ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए इंचार्ज हैं, आप मेरे अप्रूवल के साथ करोगे। इस बात पे थोड़ी सी झड़प हो गई, NSCN IM के साथ भी इशू हो गया और बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ भी इशू हो गया। जो NSCN IM है, इसका जो स्टैंस है बहुत ज्यादा हार्ड लाइन है, बाकियों का स्टैंस उतना ज्यादा हार्ड लाइन नहीं है। ये इशू आपको तब समझ में आएगा जब 30 जून 2020 वाली वीडियो में जाके जो इसका बैकग्राउंड है वो आप देख लोगे। ओके, आगे बात करते हैं लिमिटेड पीस। यहां पे क्या बोला गया है, ऑन US Israel पीस अरेंजमेंट, इफ UAE डज नॉट पुश Israel टू विथड्रॉ फ्रॉम ऑक्युपाइड एरियाज देयर डील इज ऑफ लिटिल वैल्यू। देखिए भाई, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल UAE का नक्शा देख लेते हैं। ये रहा UAE, इसके साउथ में आपको ओमान नजर आ रहा है, वेस्ट में आपको सऊदी अरेबिया नजर आ रहा है। ओके, इस UAE के दो साइड पे एक तरफ आपको गल्फ ऑफ ओमान नजर आ रहा है, एक तरफ पर्शियन गल्फ नजर आ रहा है। इस गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाली ये जो बॉडी है, इसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये तो UAE हो गया। इजराइल यहां पे दिख रहा है पर ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है। यहां पे आते हैं, ये जो पीले रंग का इलाका है दोस्तों, ये है आपका इजराइल, और ये वाला जो इलाका है ये है आपका वेस्ट बैंक। इस वेस्ट बैंक में भी बहुत सारे इलाके पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल के नॉर्थ में आप देखोगे तो है लेबनान। लेबनान अभी बहुत न्यूज में रहा है क्योंकि बेरूत में एक ब्लास्ट हुआ था, एमोनियम नाइट्रेट फट गया, 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट। तो भाई ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बहुत मेजर इवेंट हुआ यहाँ पे, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इजराइल के ईस्ट में आपको सीरिया नजर आ रहा है और जॉर्डन नजर आ रहा है, और साउथ में आपको इजिप्ट नजर आ रहा है। ओके, ये जो आपका पेनिनसुला दिख रहा है, इसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इजिप्ट के अंदर में एक समय पे इजराइल ने इसको कब्जा लिया था, बाद में उसने इजिप्ट को वापस कर दिया। तो ये रहा आपका इजराइल। अब अगर आप वेस्ट बैंक की टेरिटरी देखना चाहो दोस्तों, अभी देखिए 1946 में कुछ हालात ऐसे थे, 1948 में बना इजराइल। 1948 में जब इजराइल इस इलाके में बना, अब देखिए 1947 के आगे आते आते 1949 के बाद आप देखिए इजराइल कितने बड़े इलाके में कब्जा कर चुका है। ये रही आपकी गाजा पट्टी, ये रहा आपका वेस्ट बैंक, इसके अंदर पैलेस्टीन था। इस वेस्ट बैंक के अंदर घुस के बहुत सारे इलाकों में इजराइल ने कब्जा कर लिया, बहुत सारे इलाकों में पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स है। अब इजराइल ने रिसेंटली एक प्लान रिलीज किया है जहां पे इस पूरे इलाके का प्लान एनेक्सेशन करने की कोशिश करेगा इजराइल। तो इजराइल को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया भर में। ये तो था बैकग्राउंड दोस्तों। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन की वजह से, वेस्ट बैंक के ऑक्यूपेशन की वजह से इजराइल को बहुत सारी कंट्रीज ने बॉयकॉट कर रखा है। ओके, UAE तीसरी अरब नेशन है, तीसरी मुस्लिम कंट्री और पहली गल्फ कंट्री है जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। पहले भी इजराइल के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी सऊदी अरेबिया ने, बट सऊदी अरेबिया ने शर्त रखी थी कि जो वेस्ट बैंक के इलाके में आप घुस के बैठे हैं, आप इसे खाली कर दो। इजराइल माना नहीं। UAE ने बोला है कि ये जो प्लान्ड एनेक्सेशन है इसको आप मत करो, भले ही जो इलाके आपने ऑक्युपाई कर रखे हैं इसको आप ऑक्युपाइड रखिए। बात यह है कि देखिए ये जो UAE ने किया है, सऊदी अरेबिया का ये ऑफिशियल स्टांस है या नहीं है ये हम कह नहीं सकते। अभी के लिए समझ में ये आ रहा है कि जो USA है, USA के जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक मेजर फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री की तरह यहां पोर्ट्रे करने की कोशिश किया और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखिए हमने UAE के बीच में और आपका इजराइल के बीच में एक तरीके से मतलब एक सुलह सी करा दी है। उस सुलह के चलते बोला यह गया है कि भाई देखिए इजराइल और UAE के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करेंगे। और ये जो रिसेंटली कंट्रोवर्शियल प्लान लेके आया है इजराइल का कि भैया वो पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक के बचे हुए इलाके को भी कब्जा लेगा, उस प्लान को वो विड्रॉ कर देगा। हालांकि ये अलग बात है कि जो ऑलरेडी इजराइल के अंडर ऑक्यूपेशन में है वो इजराइल नहीं छोड़ेगा।
अब यहां पे कुछ कंट्रीज नाराज होने वाली हैं। ईरान आपका यूएई के भी अगेंस्ट है, ईरान आपका इजराइल के भी अगेंस्ट है। तो ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएई का यहां पे एंगल निकल के आता है। सऊदी अरेबिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आने वाला है ये देखिए, समय ही बताएगा। कुल मिला के एक आप कह सकते हो टूटा हुआ नेबरहुड आपको वेस्ट एशिया में दिख रहा है। पहले तो यह था कि इजराइल एक तरफ था और जितनी भी अरब कंट्रीज थी एक तरफ थी, उनके अंदर ये चीज थी कि हाँ भाई पैलेस्टीन को इस इजराइल के कब्जे से आजाद कराओ। लेकिन अब आप धीरे धीरे देख रहे हो कि ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो कि पहले ट्रेडिशनली पैलेस्टीन को सपोर्ट करती थी अपने स्टैंस में, अब वो थोड़ा थोड़ा इजराइल के करीब आ रही हैं, इजराइल के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हैं। यहां पे एक और इलाका निकल के आता है इंपॉर्टेंट दोस्तों, गोलन हाइट्स। ये नजर आ रहा है, गोलन हाइट्स एक्चुअली में कहा जाता है, यहां पे लिखा हो सीरिया का इलाका है, बट इसको कब्जा इजराइल ने रखा है। गोलन हाइट्स के बारे में सीधे सीधे सवाल आया था कुछ दिन पहले, तो ये रीसेंट अपडेट थी न्यूज की, वो अपडेट मैंने आपको दे दी है। अब एक्चुअली में यूएई और इजराइल की जो पार्टनरशिप है वो कैसे निकलती है आके फ्यूचर में, तो देखिए समय ही बताएगा। तो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। बिना कमेंट और लाइक किए बिना मत जाइएगा। गुड बाय।